नमस्कार। यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी करने वालों के लिए राजभाषा नीति एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल आना मान के चलिए लगभग पक्का है, लेकिन अक्सर ये थोड़ा सा जटिल लगता है ना। तो चलिए आज इसी टॉपिक को बिल्कुल आसान तरीके से एक एक करके समझते हैं। देखिए, भारत की राजभाषा नीति को अगर समझना है तो हमें बस 3 खास साल अपने दिमाग में रखने होंगे। पहला 1955 जब पहला राजभाषा आयोग बना, दूसरा 1963 जब राजभाषा अधिनियम आया और तीसरा 1976 जब राजभाषा के नियम बनाए गए। बस यही टाइमलाइन हमारी आज की चर्चा का पूरा आधार है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, कोई भी बड़ी नीति एकदम से नहीं बनती, उसकी एक नींव रखी जाती है। राजभाषा नीति की भी नींव कुछ बहुत जरूरी आयोगों और समितियों के साथ रखी गई, जिन्होंने इसका पूरा ढांचा तैयार किया। तो चलिए सबसे पहले उन्हीं की बात करते हैं। तो इस कहानी में जो पहला और सबसे बड़ा कदम था वो था 1955 में राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन। अब इसका काम क्या था? इसका सीधा सा काम था ये सलाह देना कि सरकारी कामकाज में हिंदी का इस्तेमाल कैसे और कितनी तेजी से बढ़ाया जाए। अच्छा, अब जो बातें परीक्षा में पूछी जाती हैं उन पर आते हैं। इस आयोग के बारे में 3 चीजें बिल्कुल याद रखनी हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। इसमें कुल सदस्य कितने थे? 21। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 1957 में। इन तीनों पॉइंट से आप समझिए सीधे सवाल बन सकते हैं। तो जब आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी, उसके बाद क्या हुआ? उस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए, उसकी सिफारिशों को जांचने के लिए 1957 में ही एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई। और हाँ, इस समिति की बनावट भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। गोविंद बल्लभ पंत जी इसके अध्यक्ष थे। समिति में कुल 30 सदस्य थे, जिनमें से 20 लोकसभा से थे और 10 राज्यसभा से। ये नंबर याद रखिएगा। तो ठीक है, पहले आयोग बना, फिर समिति बनी, पर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि कुछ स्थायी यानी कि परमानेंट आयोग बनाए गए ताकि राजभाषा को आगे बढ़ाने का काम लगातार चलता रहे, रुके नहीं। यहाँ हम सीधे ओरिजिनल टेक्स्ट में देख सकते हैं कि संसदीय समिति के सुझावों पर राष्ट्रपति ने 2 स्थायी आयोगों की स्थापना की। सीधे सोच से देखने पर बात और पक्की हो जाती है ना? तो ये 2 आयोग कौन-कौन से थे? पहला था राजभाषा विधायी आयोग, जो कानून मंत्रालय के तहत काम करता था, और दूसरा था वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन था, और दोनों ही 1961 में बने थे। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात और है जिस पर ध्यान देना है। जो 1961 में राजभाषा विधायी आयोग बना था ना, उसे 1976 में खत्म कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा अपडेट था और इससे भी सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब आते हैं इस नीति के कानूनी हिस्से पर, मतलब वो एक्ट और वो नियम जो आज भी लागू हैं और जिनके हिसाब से राजभाषा का इस्तेमाल होता है। इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, राजभाषा अधिनियम 1963 जो है वो है मेन कानून, ये बताता है कि क्या करना है। और जो राजभाषा नियम 1976 हैं वो इस कानून को लागू करने का तरीका बताते हैं, मतलब कि कैसे करना है। एक थ्योरी है तो दूसरा प्रैक्टिकल। अब एक और सीधा फैक्ट, राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? बस एक नंबर याद रखना है, 9। कुल 9 धाराएं हैं इसमें। और ठीक वैसे ही राजभाषा नियम 1976 में कुल 12 नियम हैं। तो अधिनियम में 9 धाराएं और नियमों में 12 नियम। सिंपल। अब देखते हैं कि इन नियमों को असल में लागू कैसे किया गया। 1976 के नियमों की सबसे खास बात थी पूरे देश को सरकारी कामकाज की भाषा के हिसाब से 3 हिस्सों यानी 3 क्षेत्रों में बांट देना। ये तस्वीर फिर से मूल स्रोत से है, जो हमें दिखाती है कि राज्यों को क, ख और ग क्षेत्रों में कैसे बांटा गया था। चलिए अगली स्लाइड में इसे और साफ साफ समझते हैं। अच्छा, ये टेबल परीक्षा के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। क क्षेत्र में वो सारे राज्य हैं जहां पत्र व्यवहार हिंदी में ही होगा। ख क्षेत्र में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा और ग क्षेत्र में बाकी के सारे राज्य आ गए। कौन सा राज्य किस वर्ग में है ये हमें अच्छे से याद करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में केंद्र सरकार के दफ्तरों के बीच क क्षेत्र में बातचीत सिर्फ हिंदी में होगी, ख क्षेत्र के साथ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में,
और ग क्षेत्र के साथ मुख्य रूप से अंग्रेजी में होगी। बस यही है इस पूरी नीति का निचोड़। तो इन सभी नियमों को लागू हुए अब लगभग आधी सदी होने को है, और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि क्या राजभाषा नीति अपने असल मकसद में कामयाब हो पाई है। ये सिर्फ एक परीक्षा का सवाल नहीं है, बल्कि सोचने वाली बात भी है। मेरे YouTube चैनल आरती गुरुकुल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।